नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक स्पेशल भारत का भूगोल आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, जिसमें मैंने आपको दिए हैं जैसे आईएएस की परीक्षा में आरएस, सेकंड ग्रेड, हेडमास्टर, पीटी, ग्राम सेवक पटवार, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, कृषि पर्यवेक्षण, सांख्यिकी अधिकारी और एसएससी जीडी, पीसीआई और अन्य भी एग्जाम है जहां से इंडिया जीके के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और आपको स्पेशल डेली पार्ट वाइज दिए जाएंगे, जिस पार्ट में आपको डेली शो क्वेश्चन जो है हल करवाए जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास इंडिया का कवर करने के बाद हम वर्ल्ड का कवर करेंगे। तो आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी व कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों रिपीट क्वेश्चन उठाती ही उठाती है। अगर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 50 में से 20 क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। और डेली हमारी क्लास आएगी ये प्रताप क्लासेस। और आगे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ये जेल प्रेरी परीक्षा शिफ्ट यानी 2018 के अंदर पूछा गया था कि राष्ट्रीय जल दिवस कब बनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय जल दिवस कब बनाया जाता है? तो ठीक है, कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस बनाया जाता है 14 अप्रैल को। क्यों बनाया जाता है 14 अप्रैल को, इसकी व्याख्या हम करते हैं। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को बनाया जाता है। किनके जन्म जन्म दिवस पर बनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर। किसके जन्म दिवस पर? भीमराव अंबेडकर की अंबेडकर के जन्म दिवस कौन सा है? 14 अप्रैल है। तो 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में बनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। और विश्व आपसे पूछ ले विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो 22 मार्च कर देना। आपको क्या कर देना है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को बनाया जाता है। आगे देखिए, स्पेशल आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की 2011 से 2023 तक जितने भी पूछे गए हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के, इंडिया पॉलिटी के, राजस्थान जी के, इंडिया हिस्ट्री के, प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे मात्र 100 रुपए में। ये जितने भी भारत के भूगोल के क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा, ये सारे के सारे वहां पे मिलेंगे। आपको ये ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज और यहाँ पे डेली रेपिटेशन लगाना है इन क्वेश्चनों का। तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। स्पेशल हमने जो भी ओल्ड क्वेश्चन है उनको साइट से निकाल कर उनका जो है क्वेश्चन निकाल निकाल कर उनके हल देकर आपको दिए जा रहे हैं। तो अच्छी तरीके से आपको बस अब करने हैं, नहीं तो पेपर डाउनलोड करने हैं, नहीं उनको आंसर की देखनी है। तो हम आपको सीधे देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको बस क्वेश्चन देखना है और उत्तर उसका छांटना है, तो आगे आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल दिवस किस दिन बनाया जाता है? अब ये देखिए, ये सीधा जल दिवस बनाया जाता है। कौन सा? विश्व जल, कौन सा? विश्व। ये देखो, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा गया है और रीट लेवल सेकंड के अंदर पुनः परीक्षा हुई थी 2021 के अंदर, उसे इसमें पूछा गया था। देखिए, दोबारा हुई थी ना जो बीएड की थी, उसमें रीट के ये 2021 में वापस पूछा गया था। तो कौन सा हो जाएगा? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में बनाया जाता है। आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें नदियां दी गई है और बांध दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? नदियां और बांध। आज हम स्पेशल नदियों की ही बात करेंगे, जो कि जितने भी क्वेश्चन नदियों के बन रहे हैं उनकी ही लगभग बात करेंगे और टॉपिक इसके साथ में आपको 100 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसी प्रकार हम डेली पार्ट वाइज चलते जाएंगे। तो देखिए, इसमें देखिए, कावेरी नदी है, कृष्णा और नर्मदा और चंबल, चार नदियां दी हुई है हमें। इसमें बताना है कि किस नदियों पर कौन सा बांध बना हुआ है। ठीक है, हमें बताना है। देखिए, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कावेरी नदी पर मेटूर बांध है, ये याद रखना है। ठीक है, कौन सा है? मेटूर बांध। और बात करें तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमट्टी बांध, ये है अलमट्टी बांध, ये याद रखना है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? ये सरदार सरोवर बांध है। और चंबल पर कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कि कहां पे बना हुआ है? मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 2, 1, 4, 1। याद रखने हैं आपको साथ साथ में
कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, सीधा का सीधा रिपीट होगा। चाहे आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर इंडिया के क्वेश्चन डाले जाएंगे, जिन्हें विद्यार्थियों का 15 तारीख के बाद में एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जिनकी दौड़ क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। लगभग 2 मंथ दिए जाएंगे, तो आपको इंडिया क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे। इसी प्रकार को एनसीईआरटी आधारित मिलेंगे, तो ये सारे उठाए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कावेरी की बात करें तो कावेरी की मेटूर बांध पर है। मेटूर जो कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। कृष्णा पर कौन सा है, चंबल पर गांधी सागर बांध हो जाएगा। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, कृष्णा नदी पर है अलमट्टी बांध। और नर्मदा सरदार सरोवर, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। अब आपको याद होना चाहिए कि जास्कर नदी है कहाँ पे। ठीक है, और इसका उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। तो जास्कर नदी की बात करें तो लद्दाख के अंदर है। कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, लद्दाख में बहने वाली जास्कर नदी सिंधु नदी की पहली और प्रमुख सहायक नदी है। एक तो ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, ये याद रखना आपको। किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है, याद रखना है आपको। ठीक है, कहाँ से, तिब्बत निकल सी है, लद्दाख से। ठीक है, और जास्कर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, सफेद तांबा या पित्तल। इस जास्कर का अर्थ क्या होता है, सफेद तांबा या पित्तल। ठीक है, इस प्रकार ये आपको याद रखना है। और इसे भारी प्रवाह के कारण यह नदी चमकदार नीली और सफेद रंग की लगती है, इस कारण इसे सफेद तांबा या तांबा के नाम से जाना जाता है, याद रखना आपको। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। आरएस प्री एग्जाम 2009 में पूछा गया था, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। ये स्थापित की गई थी 1980 के अंदर। ये साथ साथ में आपको याद रखने हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसकी मिल जाएगी आपको। इसको डाउनलोड करना है, ये एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आप जाकर सीधा टेस्ट सीरीज को करें, आपको ऑटोमेटिक सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो 1980 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय, इस प्रकार के भी हम क्वेश्चन साथ साथ में करते चलेंगे जहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब की गई, 1945 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहे केंद्रीय जल विकास एजेंसी की, तो 1980 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1980 में, और जो केंद्रीय जल विकास एजेंसी है उसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर। बाणसागर पन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये देखिए, ये सिर्फ ये पटवार के अंदर पूछा गया था 2021 में। बाणसागर पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो एक जिला है शहडोल। कौन सा है, शहडोल जिले के देव, कौन सा है, देवलोद नामक स्थान पर। कहाँ पे है, देवलोद नामक स्थान पर जो है ये निर्मित है। कौन सी, बाणसागर पन बिजली परियोजना, मध्य प्रदेश के अंदर है, ये याद रखना है आपको। और यह बांध सोन नदी पर बनाया गया है, और ये है कहाँ पे, किस नदी, किस बांध पर है, सोन नदी पर है। ये कौन सी, किस किस परियोजना पर है, सोन नदी, सोन नदी पर यह परियोजना बनी हुई है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है, ये आईएएस परीक्षा 2007 में पूछा गया था। अब आपको याद रखना है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, ये पूछा है कि भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जाता है, ये किस नदी पर बनाया गया है। ये पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के साथ विवाद में था। तो इस प्रकार की जो भी परियोजना विवाद में रहती है उनका क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। तो बगलिहार परियोजना की बात करें तो ये चिनाब नदी पर है। आपको पता है कौन सी नदी पर है, चिनाब है नदी पर है। ठीक है, और ये जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ स्थापित किया गया था, ये जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा, जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिला है, ये कौन सा, डोडा जिला। डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई परियोजना है, ये याद रखना है। ठीक है, बांध व झील नदी में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, आईएएस परीक्षा 2010 में पूछा गया था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा बांध या झील किस नदी से रिलेटेड है। ठीक है, यहां से पूछा जाता है। देखिए, गोविंद सागर सतलज नदी पर है। कोलूरू झील की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर है।
ये इसका गलत हो जाएगा। जो कोलोरू झील है वो कहाँ पे है? तो ये कोलोरू झील है, ये वैसे तो कृष्णा पर है, लेकिन गोदावरी व कृष्णा दोनों जो दो आप बनाती है, गोदावरी व कृष्णा प्लस में कृष्णा जो दो आप क्षेत्र बनाती है, वहां पे ये कोलोरू झील है। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा दो। उकई की बात करें, उकई जलाशय है ताप्ती नदी पर, फिर ताप्ती नदी, और ये कहाँ पे है ताप्ती नदी? गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। वुल्लर झील आपको पता है झेलम नदी पर है, ये याद रखना है। और झेलम नदी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर झेलम नदी है। और वुल्लर झील पर वुल्लर झील कहाँ पे है? झेलम नदी के पास में है। उकई जलाशय ताप्ती नदी में गुजरात में है। कोलूरू झील जो है कृष्णा व गोदावरी जो दो आप क्षेत्र है वहां पे है, ये याद रखना है आपको। और कोलूरू झील है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। गोविंद सागर झील की बात करें तो सतलज नदी, ठीक है, गोविंद सागर झील कहाँ पे है? हिमाचल में है, और सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर ये गोविंद सागर बना हुआ है। कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा व गोदावरी क्षेत्र पर बना हुआ है। उकई जलाशय ताप्ती नदी पर गुजरात में है। वुल्लर झील झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। आगे देखिए अलमट्टी बांध, अभी मैंने बताया है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। मैंने मिलान ने बताया था, ये आईएएस एग्जाम में फिर आ गया 1997 के अंदर, पहले आया था, उसके बाद वहां पे पूछा गया था। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, ये याद रखना है। अब जो अलमट्टी बांध है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आपको। इसको जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना है आपको। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से इस अलमट्टी बांध को जाना जाता है। यह कर्नाटक में है, एक तो ये याद रखना है, कर्नाटक के अंदर। राज्य भी याद रखना है, कर्नाटक के अंदर है। और नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी पर एक क्या है? जल विद्युत परियोजना है ये, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? आरएस परीक्षा 1992 में पूछा गया था। तो कौन सी बनाई है? चुक्का बांध। ठीक है, क्या बनाया है? जल विद्युत परियोजना एक चुक्का बांध। किसके सहयोग से? भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है चुक्का बांध, याद रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सहयोग से तो बनाई गई है, लेकिन इस बांध की ऊंचाई कितनी है, यह पूछा जा सकता है। 40 मीटर। इस बांध की ऊंचाई की बात करेंगे, 40 मीटर है। इसका निर्माण कार्य 1974 में, इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, ये याद रखना है आपको। और भूटान में एक स्थान है वांगचू, जिसे रेदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है, वांगचू के अंदर, ये याद रखना है। ओंकेश्वरेश्वर क्या है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? आईएएस परीक्षा 2008 में पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। कहां पे? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है, याद रखना है आपको। मध्य एमपी के इसमें खंडवा, खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर, ठीक है, याद रखना है। ये ओंकारेश्वर परियोजना है, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, आईएएस एग्जाम 2014 में पूछा गया था। कार्यक्रम परियोजना मंत्रालय, देखिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के अंदर आता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण व वन मंत्रालय। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जल संभर विकास परियोजना मंत्रालय युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? इसमें से हमें बताना है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र युग्मों में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए, तो इसके आंसर की हम बात करें तो इसमें देखिए आंसर तो क्या हो जाएगा? कोई सही नहीं है। अब हम देखते हैं क्यों सही नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ये किसके किसके भाग हैं? ये है भूमि संसाधन विभाग के। किसके? याद रखने आपको, भूमि संसाधन विभाग के। भूमि संसाधन विभाग के क्या है? ये कार्यक्रम है, विभाग के कार्यक्रम है। कौन कौन से? एक तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ये याद है। एक 3 नंबर ऑप्शन आपको मिला है कि वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जल संभर विकास परियोजना मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आएगा।
पूर्ववृत्त क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जन विकास योजना। इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ये याद रखना है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी इसे कहते हैं डीपीएपी, डीपीएपी। और मरुस्थल विकास कार्यक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं, डीडीपी। क्या कहते हैं, डीडीपी। ये याद रखना, इस प्रकार आपको हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोई नहीं, 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है। जो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम है, इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या लाभ है, AIAS एग्जाम 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसमें मृदा के बह जाने की रोकथाम है इस एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के अंदर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 2 नंबर बात करें तो इसमें हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण तथा भूमि जल स्तर का पुनर्भरण हो सकता है। और बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 3 है, 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं इसके, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, केवल 1, 3 और 4। आगे बात करते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है। IAS परीक्षा 2000 में पूछा गया था, कौन सा कथन है इसमें से सत्य नहीं है, ठीक है, इसमें सत्य कथन नहीं है। देखिए, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, गलत है बिल्कुल। निजाम सागर मांजीरा नदी पर स्थित है, याद रखने इस प्रकार ये जो सागर सुगर पूछे जाते हैं ना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, कांस्टेबल की परीक्षा में तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, इसमें जो असत्य हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बाकी क्या है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं बल्कि व्यास व सतलज नदियों का उपयोग किया जाता है। आपको पता है इंदिरा गांधी नहर में व्यास प्लस में सतलज नदी का उपयोग किया जाता है जल का, ठीक है, याद रखना है आपको। घग्गर नदी तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है और वहां पे बहती हुई ये जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आती तो वहीं से है, सिंधु के साथ साथ में होते रहती है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और जो ये मैंने बताया था कि निजाम सागर जो मांजीरा नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ये याद रखना है। जो मांजीरा नदी है किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, याद रखना है, मांजीरा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है, जिस पर निजाम सागर बना हुआ है, यहां से पूछा जाता है। और एक है पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है, गोदावरी की सहायक नदी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जहां से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें देखिए, ये तो एक हुई मांझीरा, उसके बाद पेनगंगा, 2 तो मैंने बता दी, उसके बाद देखिए वर्धा, कौन सी, वर्धा। उसके बाद प्राणहिता, कौन सी, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद इंद्रावती, कौन सी हो जाएगी, इंद्रावती, ठीक है, ठीक है, इंद्रावती हो जाएगी। और सबरी, कौन सी, सबरी एवं ताल, ये भी पूछा जाता है बार बार, सबरी एवं ताल आदि जो है किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदियां। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए, फरक्का की नहर का जल वहन क्षमता क्या है। फरक्का जो नदी है उसका, फरक्का बैराज का जो है जल वहन क्षमता कितनी है, तो है ये है 40,000 क्यूसेक, कितनी है, 40,000 क्यूसेक जो है फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है, ये याद रखना है। इसे फरक्का बैराज के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, फरक्का बैराज के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1975 में इस नदी पर किया गया, हुगली नदी पर किया गया था। किस नदी पर, हुगली नदी पर किया गया था, ये याद रखना है। एक तो फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था 1975 में, किस नदी पर, हुगली नदी के सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, ये याद रखना है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन की, तो ये मैंने बता दिया फरक्का जल विवाद, ठीक है, जल नहर। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, जो भारत की सिंचाई क्षमता है उसका सर्वाधिक भाग किससे पूरा होता है, वृहद परियोजनाओं से, लघु व वृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, मध्यम परियोजनाओं से। किससे पूरा होता है, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और जो हम बात करें तो लघु जो क्षेत्र है, इसके इसके अंतर्गत लगभग 2000 हेक्टेयर सिंचाई होती है, और जो मध्यम है उसके तहत जो है लगभग 2000 होती है, और वृहद सिंचाई परियोजना है इसके तहत लगभग कितनी, 10,000
जो है हेक्टर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। यानी लगभग कितनी प्रतिशत, 38% जो है सिंचाई का माध्यम कौन सा है, लघु व वृहद परियोजनाओं से संबंधित है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आईएएस एग्जाम 2011 में पूछा गया था। किसने पूछा है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से संबंधित हमें बताना है। तो इसमें देखिए, एक तो हो जाएगा मृदा से उर्वरक पोषक हानि कमी की जा सकती है। तीसरा आंसर हो जाएगा इसे इसे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूमि जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। इसका आंसर तो हो जाएगा केवल 1 व 3। क्या हो जाएगा, केवल 1 व 3। तो याद रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 3। आगे देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन है सही नहीं है, आईएएस परीक्षा 2002 में पूछा गया था। ठीक है, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। कितना बैठता है, 30% बैठता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, कुएं। इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो कुएं ही नहीं है। ये बात करें तो नलकूप से होती है। जो वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, नलकूप है। लगभग जिसका सिंचाई लगभग 46% जो नलकूप सर्वाधिक क्या है, नलकूपों से क्या होती है, सिंचाई होती है। लगभग कितनी, 46.2% का योगदान है नलकूपों का। ये याद रखें। तो इसमें 2 नंबर जो है गलत हो जाएगा बिल्कुल, बाकी जो है सही है। कठोर मृदा है और 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है लगभग 1/3 क्षेत्र में, ये भी सही है कथन। तो याद रखना है आपको। और नलकूपों व कुओं से लगभग कितनी होती है, 62 पॉइंट कुछ प्रतिशत। आगे देखिए, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। ये याद रखने आपको सारे के सारे। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स ये किस जो है नदी पर है, ये है भागीरथी नदी पर। कहाँ पे है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है कौन सा, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध कौन सा है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध कौन सा है, ये हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। ये कौन सी, एक टिहरी बांध विकास परियोजना है, याद रखना है। और ये है कहाँ पे, उत्तराखंड के टिहरी जिले में। कहाँ पे, उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, याद रखना है आपको। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी रामतीर्थ सागर बांध किसे कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ स्वामी रामतीर्थ स्वामी रामतीर्थ सागर बांध कहते हैं इसको, ये याद रखना आपको। सीधा पूछा जाए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध इसे कहते हैं। आगे बात करें इसी टिहरी बांध के बारे में, तो हम व्याख्या के साथ थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है। किसकी, जो हिमालय की महत्वपूर्ण 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, मैं आपको बता दूं। एक तो भागीरथी, कौन सी, भागीरथी, ठीक है। और एक दूसरी हो जाएगी भीलगंगा नदी। कौन सी, भीलगंगा नदी के ऊपर। ये दोनों किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। किसकी, गंगा की सहायक नदी है, जिसके ऊपर ये संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध। कहाँ पे है, उत्तराखंड में टिहरी जिले पर। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर। 260.5 मीटर, ये याद रखना पॉइंट है यहाँ पे, 260.5 मीटर। आगे देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है। पोंग बांध की बात करेंगे तो ये व्यास नदी के ऊपर है। पोंग बांध की बात करेंगे, व्यास नदी पर है। और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है पोंग बांध। और किस नदी पर है, व्यास नदी पर है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, दक्षिण दक्षिण में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, दक्षिण में बात करें तो तालाबों से। ठीक है, याद रखना है आपको, तालाबों से। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। सरदार सरोवर परियोजना से, तो इसमें हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये जो है 4 राज्य सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। इसका क्रम इसी तरह का याद रखना है।
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से निम्न राज्यों में से किसको लाभ मिला है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। किन राज्यों से? अभी बताया था, गुजरात और महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ये भी है, राजस्थान गुजरात भी है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान, प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। 4 राज्य थे, चारों में से सारे सही हो जाएंगे। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 167 किलोमीटर जो सेतु समुद्रम परियोजना है, ठीक है, याद रखना आपको 2005 में सरकार द्वारा इसका ऐलान किया गया था। ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना की, और इसकी नहर की लंबाई है 167 किलोमीटर। आगे देखिए, मुल्ला पेरियर बांध राज्य में स्थित है। ये अंशोलिपिक परीक्षा मई 2013 में पूछा गया था। मेल्लू पेरियर, मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में स्थित है? ये है केरल राज्य के अंदर। याद रखना है आपको, मुल्ला पेरियर बांध केरल राज्य के अंदर स्थित है। आगे देखिए, भाखड़ा नागल हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रमशः नदियों पर स्थित है। एक तो भाखड़ा नागल, एक हीराकुंड बांध, और कोसी परियोजना किस नदियों पर स्थित है? यह है सतलज, महानदी और कोसी नदियों पर बने हुए हैं भाखड़ा नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं। याद रखना है आपको। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? महानदी पर निर्मित बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है। याद रखना है, महानदी पर निर्मित बांध, ये हीराकुंड बांध है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य के अंदर है। एक तो याद रखना है, किस पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है, महानदी पर बनाया गया है। इस बांध की कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर है हीराकुंड बांध की। देखिए, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? RS 1992 में पूछा गया था। इसका उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तल छट मिट्टी को रोकना। इसलिए ये हिमाचल प्रदेश में बांध बनाया जा रहा है सतलज नदी पर। याद रखना आपको, ठीक है। इसको भाखड़ा बांध में आने वाली जो भी तल छट मिट्टी है उसको रोकने के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्ण सागर बांध, ये सीटेट में पूछा गया 2016 में। कृष्ण सागर बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर। कहाँ पे? कावेरी नदी में। और कहाँ पे है ये कृष्ण सागर बांध? कर्नाटक में। राज्य भी आपको साथ साथ में याद रखना है, कर्नाटक राज्य के अंदर है कृष्णा सागर बांध, ठीक है। और एक आपसे पूछ ले कि ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां कहाँ पे है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है, याद रखना है आपको, ठीक है। नदी जो है कर्नाटक में कहाँ से निकलती है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है, याद रखना है आपको। और कमेरी नदी पर एक पूछा जाता है मेटूर बांध। कौन सा? मेटूर प्रपात, ये पूछा जाता है बहुत बार। मेटूर प्रपात कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, कावेरी नदी के ऊपर ही। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। ये याद रखना है आपको साथ में, तमिलनाडु के अंदर मेटूर जलप्रपात है। वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है। और कर्नाटक के अंदर कृष्णा राज सागर बांध परियोजना चलाई दे रही है, ठीक है, ये याद रखना है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जो है बड़ा जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ये भी याद रखना। जोग जलप्रपात है, ये पूछा जा सकता है आपसे। जोग जलप्रपात, जोग जल, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जोग जलप्रपात, कौन सा? जोग जलप्रपात, ये कहाँ पे है? ये है अपने किसके अंदर? कर्नाटक के अंदर है, शरावती नदी पर। किस नदी पर है? शरावती नदी के ऊपर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये देख लीजिए, ये पूछा गया है पी कॉन्टेस्ट के अंदर। नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सतलज नदी पर, आपको पता ही है। आगे देखिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये वापस आ गया क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर फिर पूछा गया है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज पर हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन आ रहा है इसी प्रकार, तभी कह रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन होते हैं। कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? PSI 2002 में पूछा गया, SSC कांस्टेबल GD में पूछा गया है, दो एग्जाम में पूछा गया। आगे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। कावेरी जल विवाद का संबंध, ये क्वेश्चन वो है जो बार बार परीक्षा में छपते हैं और बार बार इनसे साल बाद 6 महीने बाद इन पर विवाद चलता रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन चलते रहते हैं। कावेरी जल विवाद की बात करेंगे तो कर्नाटक व तमिलनाडु के अंदर है।
कर्नाटक व तमिलनाडु के अंदर कावेरी जलप्रपात है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस प्रकार के ही है, जैसे कृष्णा नदी विवाद है। कृष्णा नदी विवाद के ऊपर देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और कर लेना, यहाँ पे एपी कर लेना सीधा। आंध्र प्रदेश कृष्णा के ऊपर जो विवाद है, कृष्णा नदी जल विवाद के ऊपर तीन राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये याद रखना है आपको। जैसे एक ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है अपने गोदावरी नदी जल विवाद के अंदर, इसके अंदर जिले आते हैं, एक तो आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। यानी गोदावरी नदी चार राज्यों से संबंधित विवाद है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखना है आपको। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए आरएस प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? देखिए नदियां दी हुई है और दी हुई है अपने सहायक नदी और नदी दी गई है। गोदावरी की सहायक नदियां मैंने बताया था, पेनगंगा हो जाएगी सीधा का सीधा। ठीक है, और बात करें तो इसमें देखिए महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। कौन सी? शिवनाथ। दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? बराकार नदी, ये पूछा जाता है। और कावेरी की कौन सी नदी हो जाएगी? भवानी। तो इसका आंसर देख लीजिए, एक यानी दो आएगा पहले, उसके बाद तीन आएगा, उसके बाद चार आएगा, फिर उसके बाद 23, 41 इसका आंसर हो जाएगा। 23, 41 है क्या? यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो 23, 41 इसका आंसर कर लेना आप। ठीक है, क्या हो जाएगा? 23, 41। आगे देखिए, उस अपवाह तंत्र को जो क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता उसे कहते हैं। क्या क्षेत्र कहते हैं? उस अपवाह तंत्र को जिस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। ये देखिए आरएस भूगोल 1994-95 में पूछा गया था। ये सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो सीधे आपको क्वेश्चन छपेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती हवा क्षेत्र कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती हवा क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न चार नदियों में से कौन सी शेष तीन से विशिष्ट रूप से विभिन्न है? तो कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अलग है इसमें से? तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, याद रखना है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है तीनों नदियां। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है एक, तो याद रखना है आपको। और डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल व खाटू किसके नाम है? डीडवाना, कुचामन, सरगोल व खाटू किसके नाम है? ये एक लवणीय झील है। क्या है? लवणीय झील है। आगे देखिए, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो इसमें कौन सी नदी हो जाएगी? सीधे मिलती है सतलुज। सतलुज नदी हो जाएगी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? लोकटक झील है मणिपुर राज्य के अंदर। कहाँ पे? मणिपुर राज्य के अंदर। आगे देखिए, हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया था। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें हैं तेलंगाना राज्य के अंदर। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, ये शायद हमारा पेज एक खाली है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील करेक्टर झील का उदाहरण है? इसका करेक्टर झील का उदाहरण है, तो इसमें लोनार झील एक करेक्टर झील का उदाहरण है। याद रखना है। और ये लोनार झील है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। राज्य भी आपको साथ साथ में अगर याद होंगे तभी आपको इनको कवर कर पाएंगे। क्षेत्र जहां याद होगा आप अपने आप इस प्रकार देख लोगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। इसमें देखिए कौन सी हो जाएगी? चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलिकट। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, कौन सी हो जाएगी? पुलिकट झील। कौन सी हो जाएगी इसमें? साझेदारी वाली झील है पुलिकट झील। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है?
कौन सा एक लेंगून नहीं है, तो ये पेरियार झील। अष्टमुंडी झील है, चिल्का झील है, और पुलिकट झील क्या है, एक लेंगून झील है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। पेरियार झील कहाँ पे है, ये 55 वर्ग किमी क्षेत्रफल की दृष्टि से कृत्रिम झील है। और ये कहाँ पे है, पेरियर झील नदी पर जलप्रपात बनाता है। अष्टमुंडी झील केरल के अंदर है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केरल के अंदर है, ये याद रखना है। और चिल्का झील आपको पता है कहाँ पे है, उड़ीसा के। आगे देखिए, वेबनाद है। वेबनाद क्या है, वेबनाद है, वेबनाद क्या है, एक लेंगून झील है। क्या है, लेंगून झील है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेंगून कौन सी है, तटीय लेंगून झील कौन सी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है, अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है। चिल्का झील जो है बंगाल में नहीं है, गलत हो जाएगा। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। आगे देखिए, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, ये द्वितीय ग्रेड विज्ञान परीक्षा 2011 में पूछा गया था, और आरएस प्रेज में भी पूछा गया। तो उड़ीसा में उत्तरी तट पर स्थित है कौन सी, चिल्का झील। बार बार आपको पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पे है, तो उड़ीसा के अंदर है। गोखरू झील का निर्माण किस अवस्था में होता है, गोखुर झील है उसका निर्माण होता है प्रौढ़ावस्था में। किस पे, प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। इसे छाड़न झील के नाम से भी जाना जाता है। इस छाड़न झील के नाम से जाना जाता है, क्या जाता है, छाड़न झील के नाम से भी जाना जाता है। और चापाकार झील जो के नाम से भी जाना जाता है, एक अपरनात्मक कृत झील होती है ये, ठीक है। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उसे कहते हैं सहायक नदियां। क्या कहते हैं, सहायक नदियां। आगे देखिए, सूची फर्स्ट नगर दी है और सूची सेकंड में सीमावर्ती नदी दी हुई है। तो मिलान चिन्ह करना है कि कौन सा नगर किस नदी के ऊपर स्थित है, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, बैतूल की बात करें तो यह है ताप्ती नदी पर। जो बैतूल नगर है वो कहाँ पे है, ताप्ती नदी पर। और जगल जगदलपुर है इंद्रावती नदी पर, ठीक है। और जबलपुर जो है वो किस नदी पर है, जबलपुर है नर्मदा नदी पर। उज्जैन शिप्रा नदी पर है, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। आगे देखिए, छोटी व तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उदाहरण वरिष्ठ अध्यापक एसएसटी में पूछा गया था। तो इसका उदाहरण कौन सा है, जो छोटी व तीव्र नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये कौन सी होती है, समांतर अपवाह होता है। ये क्या होता है, समांतर अपवाह इसे कहते हैं। गुम्फित नदी विशेषता है, किसकी है, गुम्फित नदी की विशेषता है। इसमें नदी के निचले भाग के प्रवाह को क्या कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है, कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, गोवा के अंदर स्थित है। कोयना किसकी सहायक नदी है, कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी, कोयना नदी। कौन सी है, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। आगे देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। और भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात मैंने बताया था, पहले भी मैंने बताया था, तो कौन सा हो जाएगा, शिव समुद्रम। ये किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, और भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, जलप्रपात नदी में से युग्म सुमेलित करना है हमें, ठीक है। जलप्रपात, कपिल धारा प्रपात, जोग प्रपात, स्विच समुद्र, तो ये बताना है। तो देखिए, जोग जलप्रपात है, ये है शरावती नदी पर। तो 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कपिल धारा प्रपात, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी पर। और शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी पर अभी चर्चा की थी, तो 2 और 3 इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। कपिल धारा प्रपात जो है वो कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे, नर्मदा पर, याद रखना आपको, नर्मदा नदी पर है कपिल धारा प्रपात, ठीक है। आगे देखिए, नदियां प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। भारत में ऐसी नदियां कौन से राज्य में है, नदियां प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है, यानी वहां पे ही समाप्त हो जाती है। ऐसी नदियां कहाँ पे है,
ऐसी नदियां आपको पता है राजस्थान के अंदर है इस प्रकार की, जैसे कई बूथ झील है, नदियां हैं, कांकनी नदी है, इस प्रकार की कई नदियां हैं। कथन ए दिया हुआ है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण कहता है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आईएएस 2007 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है कथन, परंतु आर सही है। आर जो कथन सही है और ए गलत है, काली नदी। ठीक है, तो काली नदी जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है, पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गम होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। ये याद रखना आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास का है, चेनाब का है, रावी, सतलज। इसमें बताना है किस नदी का उद्गम भारत के अंदर नहीं है। तो सतलज नदी का। कहाँ पे? सतलज नदी का भारत में उद्गम नहीं है। इसका उद्गम होता है तिब्बत के कैलाश से। तिब्बत के कैलाश पर्वत से इसका जो है उद्गम होता है। आगे देखिए, निम्न युग्मों पर विचार करना है। सहायक नदियां हैं और नंद है और मुख्य नदी है। ठीक है, चंबल, सोन और मानस। ठीक है, ये दिए हुए हैं। तो ये सहायक नदी है, यहाँ क्या है? नदी है और मुख्य नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी है। इसमें से निम्न युगों को विचार करना है कौन सा बिल्कुल सही है। तो केवल मानस जो है क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, याद रखने। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। सोन की बात करें, सोन नदी गंगा में मिलती है। कौन सी? गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें ये दोनों क्या है? स्पष्ट नहीं है। तो इसमें मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 आंसर हो जाएगा, केवल 3। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा होगा? हूबहू ऐसे ही एग्जाम में आपको छपने वाले हैं क्वेश्चन के, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो सहयोग, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज। ये नदियां क्या है? इसने पूछा है कि उत्तर में, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो इनका क्रम पूछा है। पहले सहयोग नदी, उसके बाद जास्कर को पार करने पड़ेगा, फिर स्पीति को, फिर सतलज को। ये याद रखना है क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न नदियों पर ध्यान दीजिए। देखिए, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। तो क्या होगा इनका? देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4। किशन गंगा की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, जो यह सबसे उत्तर में स्थित है। ये आ जाएगा पहले। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। उसके बाद ये आ जाएगा, जिसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से होता है, गंगा का। ये पूछा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रभावित होती है गंगा नदी। पेन गंगा और वेन गंगा दोनों ही किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। मैंने पहले बताया था, गोदावरी की सहायक नदी है। जिनमें वेन गंगा उत्तर, ठीक है, वेन गंगा क्या है? उत्तर की ओर, और पेन गंगा दक्षिण की ओर स्थित है। ये याद रखना है। उपयुक्त नदियों का उत्तर दक्षिण के अनुसार क्रम ये होगा: कृष्ण गंगा, गंगा, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस 2009 के अंदर पूछा गया था। देखिए, पूछा गया है कि केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है? तो इस न तो एक सही है और न ही दो सही। तो इसमें देखिए, केरल में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हो जाएगी? पाम्बार, भवानी और कंबानी। ठीक है इसमें उत्तर की ओर। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। पूर्व में पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकटक। कौन सी हो जाएगी? अमरकटक, याद रखना है। अमरकटक की बात करें, मध्य प्रदेश के अमरकटक से सोन नदी व नर्मदा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? सोन नदी व
नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और बिहार में पटना से पूर्व गंगा की नदी में मिलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसने पूछा कि दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, एक कहाँ पे होती है, ये बंगाल की खाड़ी पे। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सी होगी, सोन नदी, और दूसरी नर्मदा नदी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, साबरमती। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है, तो साबरमती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब हम थोड़ी सी मैं आपको चर्चा बता ही देता हूँ अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएगी, देख लीजिए। एक तो हो जाएगी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। कौन सी, साबरमती, माही, लूनी, सोम। ये क्या है, सारी की सारी कहाँ पे जाती है, अरब सागर के अंदर जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ बंगाल की खाड़ी, कौन सी, बंगाल की खाड़ी के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी में देखिए महानदी, याद रखने हैं आपको, ठीक है, महानदी और गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये बंगाल की खाड़ी में कृष्णा, तुंगभद्रा, कौन सी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी, कावेरी भी कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और पेन्नर। एक पूछा जाता है वेगई, वेगाई, ठीक है, कौन सी, वेगाई नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला देखिए, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली। ठीक है, याद रखने हैं आपको। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो एक हो जाएगी लोही नदी और एक सुबनसिरी, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। तो इसका आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्स्टेबल में पूछा गया था, सांगपो के नाम से जाना जाता है किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कामेंग किस नदी की सहायक नदी है, कामेंग किस सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है, सबसे चौड़ी की बात करें तो भारत में कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, कौन सी, ये पूछा जाता है कई बार, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। आगे देखिए, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनाता है, ये देखो आईएएस परीक्षा 2011 में पूछा गया था। क्यों लिया जाता है, भूविज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संज्ञ नमन के कारण ये जो है यू टर्न लेती है। याद रखने आपको, तिब्बत में उत्पन्न होने वाली कौन सी, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांक नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण व समांतर पर्वत श्रेणी से होकर जो है प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है, एक तो ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, यू टर्न लेती है। यह टर्न क्यों बनाती है, ठीक है, ये इसका कारण है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से नहीं है, ये देखो यहाँ पे इसने क्या दिया, नहीं है, और हम नहीं पढ़े नहीं तो सीधा का सीधा ऑप्शन कर देते हैं। ठीक है, तो मानसरोवर झील से निकट नहीं निकलती है चिनाब, सतलज निकलती है, सिंधु निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कहाँ से इसका उद्गम नहीं होता है। इसमें बात करें तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहाँ से नहीं होता, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियां अवस्थित है, कौन सी नदियां अवस्थित है, एक तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। आज नदियों व उनसे संबंधित परियोजनाओं, बांध से संबंधित पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे, लगभग सारे टॉपिक हम चर्चा करेंगे डेली इसी प्रकार क्वेश्चन के साथ। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है,
झेलम नदी के किनारे। कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह स्थित है किस पर है? हुगली नदी पर। याद रखना है, हुगली नदी पर। सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ इसमें से। निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी के ऊपर है। ठीक है। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है? नदी मुख डेल्टा कौन सी है भारत के अंदर? तो कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन नदी मुख भूमि डेल्टा है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नदी व सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित है? देखिए, महानदी हसदो, कृष्णा की प्राणहिता, गोदावरी की मूसी, तापी की उंग नदी। इसमें सहायक नदी कौन सी है? इसमें क्या पूछा है कि सही सम्मिलित है, तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है? हसदो। ये याद रखना आपको, कौन सी है? हसदो। ठीक है। महानदी में देखिए और कौन सी आ जाएगी? एक तो शिवनाथ, पहले भी हमने चर्चा की थी, इसका पूछा गया था। इसकी सहायक नदी है शिवनाथ। एक है हसदो जो अभी दिया हुआ है। ठीक है। हसदो महानदी की सहायक नदी है। मंड, ये भी पूछा जा सकता है। मंड है। डूब, तो ये सारी की सारी किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। एक और है जोंक, ये भी याद रखना। जोंक है और तेल है। ये सारी के सारी किसकी नदी है? सहायक नदी है किसकी? महानदी की। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नदी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा पेनगंगा नहीं है, सिंधु नहीं है और कावेरी नहीं है। कोसी नदी जो कि बिहार का शोक कहलाती है। क्या है? बिहार का शोक। दिए गए कूट के अंदर, तो ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा इसका? 1 2 4। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं होगा? तो कावेरी नदी का उद्भव जो है आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, ये याद रखना है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है, तो इसमें सही नहीं कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्री रंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कावेरी नदी है। कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है। कामिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कामिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। किसकी? कावेरी नदी की। तो ये 3 4 ही प्रमुख नदियां हैं जिसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को कहा जाता है। ये इसको कहते हैं महानदी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी को कहते हैं। ठीक है। कोसी, ये बिहार का शोक कहलाती है। इसका? बिहार का शोक। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? लंबाई में सबसे छोटी है, तो महानदी लंबाई में क्या है? सबसे छोटी है, याद रखना है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी के निकट सिहावा के पास से निकलती है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी अपने क्या है? मुहाना बनाती है। जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे। तीस्ता नदी पर है ये जलपाईगुड़ी। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? सिक्किम राज्य से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? इस प्रकार के देखिए, इसमें क्या है कि यह एक रेखीय द्विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत नदी है, इस कारण ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी। ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ होता है नर्मदा नदी का? मैकाल पर्वत की अमरकटक चोटी से इसका निर्माण होता है। और आपसे पूछ ले तो ये विंध्यन व सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये याद रखना है, यहां से पूछा जाता है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है इसका।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। तो आज के इतने ही 100 टॉप क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार डेली हम पार्ट वाइज चलते जाएंगे। पार्ट आपका फर्स्ट इसमें मिल गया है, इसमें मैंने पूरे 100 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी प्रकार डेली इसके बाद टॉपिक हो गए, उसकी टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। कुछ नदियों के और क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद हम जो टॉपिक होगा हमारा जितने भी घाटियां हैं, भूकंप है और प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में हम इसी प्रकार चर्चा करते ही जाएंगे। लगभग हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, तो लगभग 500 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे भारत के। तो इन 500 में से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।